हेलो, नमस्ते। भौतिक विज्ञान जिसमें न्यूमेरिकल हम आज बताएंगे। तो न्यूमेरिकल जो है वो 3 और 5 अंक के जो ज़्यादातर पूछे जाएंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, जो चैप्टर लिया गया वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिक्स से ये लिया गया है। तो जिसके जिसके बुक में ये चैप्टर मौजूद है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है क्लास 12th के लिए। ठीक, तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से एफ दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, पहले सिंपल क्वेश्चन को उठाऊंगा, उसके बाद इसमें कुछ एडवांस लेवल भी प्रिज्म टाइप का भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बस अंत तक देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर 10 मिनट वीडियो देखते तो 10 मिनट में आपकी जिंदगी में कोई ज़्यादा अच्छी काम नहीं कर लेंगे, लेकिन 10 मिनट इसमें अगर फोकस करेंगे तो आपकी परीक्षा अच्छे से निकल भी सकती है। ध्यान में देना है, क्या हल लिखेंगे, हमें इसमें फोकस दूरी एफ लिखा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है, फोकस दूरी हमें एफ लिखा है तो ये ले लेते हैं, फोकस दूरी एफ है। ठीक, अब वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से एफ दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। मतलब यू जो वस्तु है वो फोकस दूरी पर स्थित है, तो फोकस दूरी को हम स्थित कर लेते हैं। यू की वैल्यू कोई भी हो वो हमेशा माइनस में ही होगा। ये चीजें आपको पता है, नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा क्यों होता है। ठीक, और v बराबर हमें ज्ञात करना है कि उसकी स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी, v बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे दर्पण के फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या आपको पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है दर्पण का सूत्र, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू -f है, तो ये हो गया -f इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है, हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f ऑलरेडी है, ये जाएगा इधर तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा 1/f। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे, f को हमें करना है एलसीएम लेना है। ये हो गया f, तो 1 + 1 मिलके हो जाएगा 2/f। ठीक, अब यहाँ पे 2/f तो हमें मिल गया 1/v बराबर। अगर हम v को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो v बराबर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा f/2। तो ये क्या मिला, स्थिति इसकी, v बराबर वस्तु की स्थिति होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे v को प्रतिबिंब कहते हैं और वस्तु की स्थिति भी हमें पता चलती है, प्रतिबिंब। वस्तु की प्रतिबिंब कितनी मिली, f/2 दूरी पर बनेगी। ठीक, अगर ये प्लस में आया है तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, अगर ये माइनस में आता तो दर्पण के पहले बनता। ये चीजें भी फोकस करना। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल से आप समझ लिए होंगे, तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः हमें दिया गया है 4/3 तथा 3/2। इसको क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, इसको अभी बताएंगे। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले हम क्रांतिक कोण के बारे में बात करेंगे कि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका पहले फॉर्मूला जान लीजिए, फिर हम देखेंगे कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है sin C बराबर 1/ किसका अपवर्तनांक, ग्लास से वाटर का अपवर्तनांक। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हमें देखिए इस फॉर्मूले में ज्ञात क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में हमें C बराबर ज्ञात करना होगा, लेकिन उसके पहले ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए जो दिया है प्रश्न में हम उसको ले लेते हैं। लिखा है वायु के सापेक्ष पानी, वायु मतलब एयर, पानी मतलब वाटर, ए से
वायु मतलब ए से हमें पानी चाहिए, मतलब वाटर चाहिए, तो हम लिख लेंगे अपवर्तनांक इसका ए अपवर्तनांक वाटर, एयर से वाटर तक कितना लिखा है, वो लिखा है 4/3, तो हम ले लेंगे 4/3 हमें दिया गया है अपवर्तनांक। ठीक, अगला लिखा है कांच के अपवर्तनांक, मतलब एयर से कांच का या एयर से ग्लास लिख कह सकते हैं, एयर से ग्लास का अपवर्तनांक ये लिखा है 3/2। जो मान हमें दिया था मैंने यहाँ पे लिख लिया कि दिया है। ठीक, मैंने उसको एक भाषा में लिख लिया, फिजिक्स की भाषा में जो दिया है कि अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष दिया है और ग्लास के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष दोनों दिया है, मैंने लिख लिया। ठीक, हमें अब ज्ञात करना है ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष, तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला ध्यान में दीजिएगा, इसका फॉर्मूला है ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है एयर का ग्लास के सापेक्ष अपॉन एयर का वाटर के सापेक्ष, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें दोनों की वैल्यू रखकर हमें ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष ज्ञात कर लेना है। ठीक, देखिए क्या होगा, ए अपवर्तनांक जी ग्लास के साथ, तो वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू हो गया 3/2 अपॉन 4/3, ये मैंने वैल्यू रख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा करेंगे 3/4, तो 3 3 के 9, 4 दूनी के 8, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष 9/8। अब ये वैल्यू उठा के हमें इस फॉर्मूले में रख देना है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्रांतिक कोण C ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे साइन C बराबर 1 अपॉन वैल्यू है 9/8, या इसको पलट देते हैं तो 8/9 हो जाएगा। तो ये तो मिला साइन C बराबर 8/9। हमें ज्ञात करना है कोण C का मान, तो लिखेंगे C बराबर, साइन को भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें कोण ज्ञात करना था क्रांतिक कोण C, वो ज्ञात हो चुका है। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा जो इस तरह से पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस के लिए। क्वेश्चन है एक वस्तु से पर्दा 75 सेमी की दूरी पर है, इनके बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में देना है, ये है किसके लिए, ये उत्तल लेंस के लिए है ना, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए दिया गया है। तो पर्दा 75 सेमी की दूरी पर है, पर्दा एक वस्तु है, वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, हमें वस्तु लिया है, वस्तु मतलब U बराबर 75 सेंटीमीटर हमें दिया गया, तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर। 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो यहाँ पे बोला है 12 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं जो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें जो मान दिया गया मैंने ये ले लिया। ठीक, इसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में हमें f की वैल्यू u की वैल्यू पता है, लेकिन v की वैल्यू नहीं पता है। जो वही पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को ही v से हम प्रदर्शित करते हैं और इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। 1/v को छोड़ देते हैं, माइनस 1/u को हम भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिल जाएगा 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v। ठीक, इन दोनों की वैल्यू हम उठा के ऊपर से रख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 1/75 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 75 डायरेक्ट कर लेते हैं, बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक, ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा 12, तो हो जाएगा 12 प्लस ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा 75, गुणा करेंगे 1 में 75 हो गया 1/v। ठीक, अब इतना करने के बाद इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 75 और 12 जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और ये हो जाएगा 87। 75 का गुणा हम करेंगे 12 में, तो कितना मिल जाएगा 12 पंजे के 60, अब 12 ये हो जाएगा 90। ठीक, और इजिकल टू 1/v ये मिल गया। हमें ज्ञात करना है v की वैल्यू, तो इसको हम पलट देते हैं। पलटने से पहले हम 9 से इसको काटेंगे, जितना आएगा उसमें 00 से भाग दे देंगे। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा
9 से डिवाइड प्लस 10 मतलब 10.3 मिल जाएगा। ठीक, 10.3 1/10.3 इक्वल टू 1/v, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू ज्ञात करना है, तो v बराबर हो जाएगा, इसको भी ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.3। ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से मैं निकाल लिया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की वैल्यू कितनी आई, v बराबर ये आ चुका है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अगली कैटेगरी है जो प्रिज्म टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्पतम विचलन कोण का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से आप इसे कर लेंगे अगर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। करना क्या ये समझिएगा, पहले हम हल लिख लेते हैं और जो क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, हमें क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करना है ये लिखना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में ही दिया है तो इसलिए लिखेंगे दिया है। अल्पतम विचलन कोण, इससे हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। प्रिज्म के साथ प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, ये देखिए क्या है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री। तो अपवर्तन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं, वो है r से। 30 डिग्री इसका भी वैल्यू दिया गया है। अपवर्तन कोण यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण r बराबर 30 डिग्री। ये दोनों हमें दिया गया। अब क्या लिखा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें पता चल गया। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, पहले हम फॉर्मूला बताएंगे उसके बाद हम ज्ञात करने की तरीका बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, इसका फॉर्मूला होता है n बराबर, ये फॉर्मूला रख लिया। अब इसके बाद हमें और क्या क्या जरूरत है चलिए उसके देख लेते हैं। हमें a की वैल्यू नहीं पता है, ठीक, हमें इसकी वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ऊपर दिया है ये देख लीजिए ऊपर 30 डिग्री, और r की वैल्यू भी दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों का मान तो हम रख लेंगे, लेकिन a की वैल्यू नहीं पता है। इस a की वैल्यू के लिए अलग हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए हम जानते हैं r बराबर, r को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, r बराबर होता है a/2। तो यहाँ से हम a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 2r हो जाएगा। ठीक, हमें 2r मिल गया। तो a बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो ये हो गया 60 डिग्री। गुणा कर देंगे 60 डिग्री, a का वैल्यू भी हमें मिल गया। ठीक, हमें अब सभी का मान उठा के इस फॉर्मूले में रखना है जो कि पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला है। ठीक है जी, चलिए रख लेते हैं इसमें। तो लिखेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस लेमडा m बाई 2 टोटल के अपॉन साइन r। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन a की वैल्यू 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री अपॉन 2 टोटल के अपॉन साइन कितनी डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, ये मैंने रख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, n बराबर साइन। जितने भी बायो के विद्यार्थी अगर वो देख रहे हैं वीडियो को तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कैसे लगाया जाता है आप लोगों को पता हो गया, और उसमें वैल्यू कैसे पुट किया जाता है मैंने वैल्यू भी पुट कर लिया। लेकिन अब इसको हल करना है। मैथ के विद्यार्थी आसानी से हल कर लेंगे लेकिन बायो के नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हल कैसे करेंगे, 60-30 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री और अपॉन 2 यहाँ पे लिखा है तो ये हो गया अपॉन 2, ये एंगल का है ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2 अपॉन साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक, अब साइन 45 डिग्री का मान हमें रखना पड़ेगा, उसका मान रखेंगे तो ये मान होता है 1/√2 अपॉन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको भेजेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो ऐसे समझेगा 1/√2 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 2/1 लिखेंगे, या हो जाएगा 2/√2। ठीक,
ये मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा ताकि √2 हट सके। तो क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 2√2, नीचे √2 मिलके केवल 2 बचेगा। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। इसके आगे समझिए, इसके आगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा √2। तो √2 की वैल्यू क्या होता है, √2 की वैल्यू होता है 1.414, ये होता है √2 की वैल्यू। तो हमें पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर मिल चुका है। ठीक, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर √2 की वैल्यू क्या होता है, अब कैसे पता कि वही होता है। बहुत लोग ये भी कहेंगे, क्योंकि जितने बायो के विद्यार्थी वो नहीं जानते होंगे और मैथ वाले तो जानते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि √2 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2.0000 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भाग विधि से हम ज्ञात करते हैं, जोड़ा बनेगा और इधर भी जोड़ा बनता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक कम एक लिखेंगे, एक बार में कैंसिल, फिर डबल जीरो उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे और दशमलव यहाँ पे तो दशमलव लगा लेंगे। ठीक, तो एक जोड़ देंगे, 2 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब ये 4 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 और एक 9 96 हो गया। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 और डबल जीरो, ऐसे ये उतारते जाएंगे तो 1.414 ऐसे ये आता जाएगा। यही वैल्यू मैंने √2 की वैल्यू निकाला है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि n की वैल्यू क्या आया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कांच। कांच, अगर केवल कांच लिखा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये ग्लास के लिए लिखा गया है। एयर से ग्लास के लिए अपवर्तनांक 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण अभी मैंने बताया था क्या होता है, डेल्टा m लिखा है। यदि प्रिज्मे को जल मीन्स वाटर बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। हमें पूछ रहा है विचलन कोण कितना हो जाएगा, मतलब पहला विचलन कोण तो हमें दिया है 60 डिग्री, लेकिन अगर वो जल में डुबो दिया जाए तो कितना होगा। पहले कांच में था, कांच में डुबोने पर पता था 60 डिग्री हो जाएगा, और जल में डुबोएंगे तो कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे करना होगा। लिखेंगे हल में जो चीजें हमें दिया गया इन दोनों को लिखेंगे, और ये जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, यहाँ पे कांच का लिखा है तो लिखेंगे एयर से ग्लास का अपवर्तनांक 3/2, ये लिखा है, मैंने ले लिया। साथ में हमें लिखा है यहाँ पे जल के लिए, एयर से जल का अपवर्तनांक 4/3 और अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री लिखा है, तो ये लिखेंगे डेल्टा m बराबर 60 डिग्री। हमें जो जो वैल्यू दिया गया वो मैंने लिख लिया। ठीक, अब हम यहाँ पे निकालेंगे वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इसका फॉर्मूला फिर से बता देते हैं। ग्लास के सापेक्ष और ग्लास के सापेक्ष हो गया, और एक निकालना है वाटर के सापेक्ष, एयर का वाटर के सापेक्ष। एयर का ग्लास के सापेक्ष, एयर का वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे। इन दोनों की वैल्यू हमें उठा यहाँ पे दिया गया, ये रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 4/3, ये हो गया। तो 3 का 3 में गुणा कीजिए 9, 4 दूनी के 8। हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है 9/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या सूत्र है, डेल्टा m बराबर ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक -1 a। इस फॉर्मूले से हम पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें लिखा है 60 डिग्री, जो कि ऊपर मैंने लिख लिया, 60 डिग्री दिया क्वेश्चन में, मैंने ले लिया। इज इक्वल टू इसका ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, लिखा है 3/2, ले लेते हैं 3/2 -1 करेंगे और ये a। ठीक, ये हो गया पहले के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, अंदर सॉल्व करना चाहते कर लीजिए, नहीं तो हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। फिर दूसरी स्थिति में जब क्वेश्चन में बोला गया था कि जब उसे जल में डुबो दिया जाता है तब विचलन कोण कितना होगा, तो हम मान लेते हैं तब विचलन कोण थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं, माना जल में डुबोने पर विचलन कोण परिवर्तित क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे डेल्टा म्यू है। ठीक है, माइक्रो के लिए मैंने ले लिया, पहले डेल्टा m था, मैंने डेल्टा माइक्रो ले लिया, ये हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, चलिए हम इसको भी ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए सूत्र बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइक्रो इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा किसका,
मैंने जो निकाला यहाँ पे वाटर का ग्लास के सापेक्ष ये हो जाएगा, वाटर का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक -1a। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था एयर का ग्लास के सापेक्ष -1a, और ये हो जाएगा परिवर्तित करने पर वाटर का ग्लास के सापेक्ष, ठीक, a। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू मैंने कितना निकाला है, इसकी वैल्यू मैंने निकाला है 9/8 रख लेते हैं। ये हो जाएगा 9/8 -1a, और ये है डेल्टा माइक्रो। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान में दीजिएगा समीकरण 1 और 2, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी वैल्यू। जो मैंने अलग दूसरा माना है क्या चीज है, अल्पतम विचलन कोण जब जल में डुबोते तब ये मैंने मान लिया, और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर सकते हैं, और सॉरी समीकरण 2/1 करना है यहाँ पे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2/1 से। अब भाग देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया है, ऊपर वाला समीकरण 2 है और नीचे वाला समीकरण 1 है। मैंने इन दोनों को भाग दे लिया 2/1 से। ठीक, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और इसको छोड़ देते हैं। डेल्टा माइक्रो अपॉन 60 डिग्री इजिकल टू ये हो जाएगा 9 - 8 एकम 8 बटे के टोटल के 8 हो गया। ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे 3 - 2 एकम 2 अपॉन 2 ये हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, ये हो जाएगा, घटा देंगे तो 1/8 हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1/2 हो गया। इस तरह से हमें ये मिल गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/8 गुणे 2/1। इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, या 2 काट लेते, 1/4 आ गया। इधर तो हमें 1/4 मिल गया, लेकिन इधर क्या था, डेल्टा माइक्रो अपॉन 60 डिग्री बराबर 1/4 आ चुका है। हमें ज्ञात करना है ये जल का, हमें डेल्टा m बराबर ज्ञात करना है, जो कि विचलन कोण अलग मैंने जल में डुबोने पर आया था, तो ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इसका गुणा करेंगे 60 डिग्री अपॉन 4, ये हो गया, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री इसकी वैल्यू आ गया। जो हमें ज्ञात करना था कि जल में डुबोने पर विचलन कोण कितना प्राप्त होगा, 50 डिग्री प्राप्त होगा। और इसके पहले जो था, कांच में अगर डुबो रहे थे तो उस समय हमें कितना था, डेल्टा m बराबर उस समय 60 डिग्री था, लेकिन जल में डुबोने पर ये 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं सारे के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको लगा के देता रहूंगा विथ डेरिवेशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।